हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी 12th का चैप्टर 11 है। इसमें अपन पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये मैंने पीडीएफ पूरा एनसीईआरटी की कॉपी किया है, जिसमें अपन पूरा चैप्टर फ्लो डायग्राम में पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी में उन टेक्निक का यूज होता है जिसमें कि लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर इन ऑर्गेनिज्म से प्राप्त एंजाइम्स का यूज करते हुए अपन ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसी प्रोसेस बनाए जो कि ह्यूमंस यानी मानव के लिए उपयोगी हो। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब जैसे कर्ड, वाइन, ठीक है। और प्रोसेस यानी पीसीआर, ठीक है, एलिसा, इस टाइप से। कर्ड, ब्रेड, वाइन, ये सभी क्या है? माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस का प्रोडक्ट है। ठीक है, माइक्रो मीडिएट प्रोसेस जैसे एल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है, इस टाइप से। एंड दीज माइक्रो मीडिएट प्रोसेस आर आल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि ये जितनी माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस है ना, ये सब एक बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट भी है। हाउ एवर इट इज यूज इन रेस्टिकेटेड सेंस टुडे। हालांकि अगर अपन आज अगर टुडे अगर अपन बायोटेक्नोलॉजी को रेस्टिकेटेड सेंस में देखें तो क्या होता है, इसमें वो प्रोसेस आती हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग या यूज करते हुए अपन कर्ड, मिल्क या डीएनए वैक्सीन को क्या है, अपन लार्ज स्केल पर इन सब प्रोडक्ट को अचीव कर सकें। ठीक है। अब देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते क्या है। देखो, जनरली देखो, माना कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका ये डीएनए है, ओके, इसका ये प्लाज्मिड है, ठीक है। जनरली ये क्या इंसुलिन नहीं बनाता है। अब अपन क्या करते हैं, अपन ने एक ह्यूमन सेल ली, ठीक है, ये रही ह्यूमन सेल, उसका ये न्यूक्लियस है, उसमें कुछ डीएनए है। इससे ह्यूमन सेल से अपन ने इंसुलिन का इंजेक्शन आइसोलेट किया। इस इंसुलिन के इंसुलिन का जीन इंजेक्ट किया, सॉरी आइसोलेट किया। इस इंसुलिन के जीन को अपन ने क्या किया, बैक्टीरिया में डाल दिया, ठीक है। और बैक्टीरिया में इस प्रकार से डाला कि ये बैक्टीरिया भी इंसुलिन बनाने लगा। तो इस बैक्टीरिया को अपन क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फर्दर मैनी अदर प्रोसेस और टेक्निक आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी में अदर प्रोसेस और टेक्निक भी शामिल की गई हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। तो देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, इन बायो फर्टिलाइजेशन। और बॉडी के अगर बाहर हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, इन विट्रो। ठीक है। अब ये टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है, किसी भी और दूसरे भी बर्तन में हो सकता है, ठीक है। अब जैसे जो टेस्ट ट्यूब में भी प्रोग्राम होता है ना, उसमें क्या करते हैं अपन, इन एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा के जो जायगोट बनता है, उस जायगोट को अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर कर देते हैं। इन दोनों को मिला के बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्लस जायगोट ट्रांसफर। सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इन, एक जीन को सिंथेसाइज करना, यानी जीन को बनाना और उसका यूज करना, ठीक है। थर्ड क्या है, डेवलपिंग या डीएनए वैक्सीन बनाना। करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, एक डिफेक्टिव जीन का करेक्ट करना, इसे क्या बोलते हैं अपन, जीन थेरेपी, ठीक है, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ऑल आर पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट हैं। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये देखो बच्चों याद कर लेना, ईएफबी अक्सर ये कई बार नीट में इसका फुल फॉर्म आ जाता है कि ईएफबी होता क्या है, तो आप याद कर लेना, ईएफबी मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ईएफबी के द्वारा जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी थी, उसमें क्या है, दोनों व्यू आते हैं। कौन कौन से, एक ट्रेडिशनल व्यू भी शामिल है और मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों व्यू आते हैं ईएफबी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें, ठीक है। ट्रेडिशनल व्यू मतलब क्या होता है कि मिल्क से कर्ड कैसे बनता है, ठीक है, ठीक है, ये सब ये क्या होता है, एक तरह से ट्रेडिशनल व्यू हो गया बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। दूसरा मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करके अपन को एंटीबायोटिक, डीएनए वैक्सीन आदि कुछ बनाना, ठीक है। ये क्या होता है, मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। तो जो ईएफबी द्वारा परिभाषा दी गई उसमें क्या है, ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों शामिल हैं।
अपन बात करते हैं द डेफिनेशन गिवन बाय ईएफबी आर एच फॉलो। तो देखो ईएफबी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी ना, वो क्या है, उसमें क्या है, नेचुरल साइंस प्लस ऑर्गेनिज्म, इन दो को मिला इंटीग्रेशन करके, या फिर नेचुरल साइंस प्लस सेल, इन दोनों का इंटीग्रेट करके, या फिर नेचुरल साइंस प्लस सेल का कोई पार्ट इंटीग्रेट करके, या फिर नेचुरल साइंस प्लस किसी सेल का, किसी सेल या उसके ऑर्गेनेल का एक पार्ट यूज करके, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए, कुछ भी, मतलब सेल का कोई भी एक मॉलिक्यूल यूज करके, मतलब मॉलिकुलर एनालॉग, मतलब मॉलिक्यूल यूज करके करके जो भी प्रोडक्ट या सर्विस, जो भी चीज़ बनती है, ठीक है, वो क्या एक तरह से वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या, ईएफबी का मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, या नेचुरल साइंस प्लस सेल, या फिर नेचुरल साइंस एंड पार्ट ऑफ सेल, या फिर नेचुरल साइंस एंड मॉलिक्यूल ऑफ द सेल से जो भी प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, डीएनए वैक्सीन हो गई है, एल्कोहल हो गया, और सर्विस मतलब भाई जो मैंने बताया था, पीसीआर हो गया, एलिसा हो गया, ठीक है, ये जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनता है, नेचुरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इसका और इन चारों में से किसी एक को भी इंटीग्रेट करके जो प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या, बायोटेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा होगा, पार्ट होगा। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अब अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है। तो देखो यहाँ पे ना टू कोर टेक्निक हैं जिनसे क्या हुआ, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट कौन सा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड सेकंड कौन सा है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इन दोनों के बारे में अपन अब डिटेल से पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज़ होती क्या है। तो अपन फर्स्ट पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब वो टेक्निक है जिसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, इसकी केमिस्ट्री में अल्टर यानी चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस जो अल्टर डीएनए आरएनए है उसको अपन किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। होस्ट मतलब अभी मैं बता दूंगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और अपन देखेंगे कि उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप, यानी उस बाहर, मतलब जो बाहर से चीज़ें दिखती हैं उसे फिनोटाइप बोलते हैं, वो चेंज हुई है क्या नहीं हुई है। जैसे कि सोचो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। इस ह्यूमन सेल से मैंने इंसुलिन का इंजेक्शन लिया, सॉरी इंसुलिन का जीन लिया मैंने, ठीक है। इस अब देखो जनरली ये जो बैक्टीरिया है वो इंसुलिन नहीं बनाता, ठीक है। तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया, ये इंसुलिन नहीं बनाता है। फिनोटाइप यानी जनरली बाहर से दिखने वाले गुणों को बोलते हैं। जैसे कि अपने बालों का रंग, आंखों का रंग, स्किन का रंग, इस टाइप से फिनोटाइप। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो इंसुलिन का जीन लिया था, अब देखो बैक्टीरिया का डीएनए ई है, अगर मैं इस इंसुलिन जीन को इसमें जोड़ दूंगा मैं यहाँ पे, तो इसका बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो चेंज हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं अल्टर, मतलब डीएनए में अल्टर करना। अब जो इसमें इंसुलिन का जीन जोड़ने के बाद जब इसको मैं इस बैक्टीरिया में डालूंगा इस जीन को, ठीक है, तो अभी बैक्टीरिया क्या हो गया, ह्यूमन सेल के लिए क्या हो गया, होस्ट सेल हो गया, ठीक है। तो अभी जब इस इंसुलिन के जीन को मैं इस बैक्टीरिया में डालूंगा तो ये इंसुलिन बनाने लगेगा, तो इससे क्या, इसका फिनोटाइप एक तरह से चेंज हो गया, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री में चेंज करते हैं। दूसरा अपन क्या करते हैं, इस अल्टर डीएनए को अपन किस में भेजते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें अपन को डीएनए को डालना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं अपन, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप को देखते हैं कि उसका फिनोटाइप चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। जो इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, यानी कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बिवियंस, यानी कि अपन एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जो कि स्टेराइल हो। स्टेराइल यानी बैक्टीरिया से फ्री हो, वायरस से फ्री हो, ठीक है, इस टाइप का एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे क्या होता है, टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब या यूकेरियोटिक सेल, जिससे कि ओनली जो अपना डिजायर माइक्रोब या यूकेरियोटिक सेल है उसी की ग्रोथ हो सके, इससे उसी ग्रोथ कितनी लार्ज क्वांटिटी में हो सके। उससे क्या होगा, जब ये लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करेंगे तो इससे क्या है, अपन को जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, एंटीबायोटिक, वैक्सीन है, और एंजाइम, ये सब क्या अपन को लार्ज क्वांटिटी में भी मिलेंगे। जैसे कि इसको अपन मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। देखो मानो मैंने ये बर्तन ले लिया, ठीक है। इस बर्तन में मुझे अभी जो मैंने बैक्टीरिया बनाया था जो इंसुलिन बनाता है, इसको मुझे ग्रो कराना है, ठीक है। अब आप सोच, इसमें इसको ग्रो कराने के लिए मैंने इसको फूड दे दिया, ठीक है। अब सोचो इस बैक्टीरिया को मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन अभी अभी ये बर्तन खुला हुआ रखा है और इसमें
स्टेराइल नहीं है, तो इसमें और भी कई सारे बैक्टीरिया वायरस होंगे, तो वो क्या करेंगे, ये ना सारे फूड को खा जाएंगे, और ये जो मेरा बैक्टीरिया और इसको फूड नहीं मिलेगा तो बेचारा ये तो इसकी संख्या कम हो जाएगी या फिर सब मर जाएंगे। तो और ये मर जाएगा तो ये इंसुलिन कम बनाएगा, और इंसुलिन कम बनाएगा तो फिर ये मेरी प्रोसेस ही फेल हो गई। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे एनवायरनमेंट को यानी पूरे इस मीडियम को क्या करूँगा, स्टेराइल बनाऊंगा, जिससे क्या होगा, बस इस मीडियम में बस मेरा ही बैक्टीरिया जो इंसुलिन बनाएगा वो ही ग्रो करेगा बहुत ज़्यादा संख्या, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, लार्ज क्वांटिटी में। तो इससे क्या, मुझे लार्ज क्वांटिटी पे इंसुलिन, हार्मोन, एंजाइम या डीएनए वैक्सीन जो भी प्रोडक्ट मिलना होगा वो मिलेगा मेरे को। ठीक है, यही है सेकेंड स्टेप। देखो आप सब लोग जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अपन आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उससे क्या है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किस किस की, नंबर वन वेरिएशन यानी चेंज की, और दूसरा क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। यानी और इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता क्या है, जेनेटिक सेटअप की यूनिक कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेट यानी निर्माण होता है। जैसे कि अपन देख लेते हैं, जैसे कि एक काऊ है और एक काऊ है जो कि फीमेल है, और एक बुल है जो कि मेल होता है। ठीक है, काऊ है वो अधिक मिल्क देती है, ठीक है, और जो बुल है उसमें एक डिसीज रेजिस्टेंस, उसमें वो क्या है, बहुत डिसीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन को इन दोनों का क्रॉस करा के एक ऐसा बच्चा चाहिए जो अधिक मिल्क दे और डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो मानो कि इन दोनों का जब अपन ने क्रॉस कराया तो अपन को एक ऐसा बच्चा मिला जिसमें दोनों करेक्टर आ गए, मतलब वो अधिक मिल्क देता है और डिजीज रेजिस्टेंस भी है। तो देखो एक नया कॉम्बिनेशन बन गया ना ये, कि पहले मिल्क वाला अलग था, डिसीज रेजिस्टेंस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में थी, अब ये दोनों दोनों क्वालिटी एक ही में आ गई, तो ये क्या हो गया, यूनिक कॉम्बिनेशन हो गया जेनेटिक का। ठीक है, सेम टाइप से अगर मानो डिसीज रेंज की जगह डिसीज होती, इसको अगर वो आ जाती, इसको तो ये अधिक मिल्क देता और इसको डिसीज होती, तो अपन तो देखो, तो ये क्या, ये मतलब बेकार कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से, क्योंकि मतलब बीमार तो है ना, बीमार बच्चे पैदा हुए हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो अपन यही यही बात आगे लिख देखिए, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। इनमें से कुछ जो वेरिएशन या यूनिक कॉम्बिनेशन जेनेटिक सेटअप होते हैं वो ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन के लिए यूजफुल भी होते हैं और समटाइम हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूजफुल कब होते हैं, जैसे मैंने बताया था, यूजफुल कब होगा जब अधिक मिल्क और डिसीज रेजिस्टेंस ऐड हो, ये कॉम्बिनेशन मिलता है। और हार्मफुल कब होगा, जब अधिक मिल्क वाला और डिसीज वाला बच्चा पैदा हो जाए। तो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। यानी कि इसमें जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन या चेंज नहीं होते हैं, और इससे क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रिजर्व रहती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या वेरिएशन या चेंज को परमिशन देता है। अपन पढ़ेंगे ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, वो प्रोसेस है जिनको अपन क्या प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में यूज करते हैं। ठीक है, इनसे क्या क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो डिजायर्ड जीन होता है, मतलब जो जीन अपन को चाहिए उसके साथ साथ अनडिजायर्ड जीन भी बच्चों में जमा पहुंच जाते हैं, यानी इंक्लूजन हो जाता है, मतलब बच्चों में पहुंच जाते हैं, और उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, देखो अपन इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल से, भाई सेम जैसे काऊ और ये बुल हो गया। ठीक है, ये काऊ क्या अधिक मिल्क देने वाली है और ये डिसीज रेजिस्टेंस है। तो अपन को एक ऐसा बच्चा चाहिए, जब अपन इनमें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, तो ब्रीडिंग कराएंगे, तो क्या होगा, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसमें क्या, जो क्या है, अधिक मिल्क देता है और क्या डिसीज रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, ये तो पता है, ये तो बहुत कम होते हैं चांस। कई बार क्या होता है, मानो इसमें कोई दूसरी भी खराबी है कि ये बहुत एग्रेसिव भी है। ठीक है, तो अब जनरली मानो जब इन दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग कराते हो तो एक ऐसा बच्चा हुआ जो अधिक मिल्क देता है। ठीक है, अधिक मिल्क देता है, डिसीज रेजिस्टेंस भी है, लेकिन एग्रेसिव है, लड़ाकू है। तो मतलब अब ये देखो, अब एक फायदा तो ये बच्चा अपने लिए ये बच्चा, इसका चाइल्ड फायदा अपने लिए फायदेमंद तो है, लेकिन एग्रेसिव होने के चक्कर में कब कम फायदेमंद हो जाएगा। तो इसमें देखो डिजायर्ड जीन कौन सा था, अधिक मिल्क देने वाला और डिजीज रेजिस्टेंट, ये क्या थे, डिजायर्ड जीन थे। और अनडिजायर्ड क्या था, एग्रेसिव। तो डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन भी क्या हो गया,
इंक्लूजन हो गया, और जब ये बच्चा आगे जाके ब्रीडिंग करेगा तो इन्हीं जीन्स का मल्टीप्लिकेशन होगा और ये इसके बच्चों में जाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंक्लूजन। और मल्टीप्लिकेशन मतलब या तो खुद की सेल, एक सेल से दूसरी सेल में जाना, या फिर प्रोजेनी में जाना। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होगा। अपन आगे पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, जीन क्लोनिंग का यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और जीन ट्रांसफर का यूज होता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन तीनों का यूज होता है। ठीक है, इन इन सब का यूज करके अपन जो ब्रीड ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन की जो प्रॉब्लम आई है, उस लिमिटेशन या उस प्रॉब्लम से अपन मुक्ति या ओवरकम हो सकते हैं। जिससे क्या होगा, और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो क्या है, अपन को ओनली जो डिजायर्ड जीन है उसको, एक डिजायर्ड जीन या फिर सेट ऑफ डिजायर्ड जीन को अपन आइसोलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से, और उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब, और जिस ऑर्गेनिज्म में अपन को डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, टारगेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये मेरा पीडीएफ अच्छा लगा है और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।